इसके साथ ही वो कहानियाँ भी जानेंगे जिससे इस फैक्ट्री का पतन हुआ और ये फैक्ट्री आज खंडहर के रूप में परिवर्तित हो गई। फैक्ट्री के स्टार्टिंग के पहले यहाँ इस सारी ज़मीन में खेती होती थी और उसके अलावा 1958 में इस ज़मीन को गवर्नमेंट ने किसानों से एक्वायर किया और उसके बाद में इस ज़मीन को हमारे फाउंडर चेयरमैन थे तुलसीदास किलाचंद जी, उनके लिए ये सारी ज़मीन दी गई कि आप इस ज़मीन में इस फैक्ट्री को लगाइए। अभी तो यहाँ पर सब इलीगल लोग रह रहे हैं। 15 जुलाई 1999 को मध्य रात्रि में चलती हुई फैक्ट्री को सोची समझी साजिश के अंतर्गत बंद कर दिया गया। यूनियन से मिलकर के और हमारे विधायक और सांसद के द्वारा इस फैक्ट्री को बंद करा दिया गया। यहाँ पे सैकड़ों लोग मौजूद हैं जो रबड़ फैक्ट्री में अपनी जॉब्स में रहे। यहाँ पे ये अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का बरेली शहर, जो आज अपनी बर्फी, झुमके, माझे और भी ना जाने किन किन चीज़ों के लिए जाना जाता है, कभी इसकी पहचान देश की औद्योगिक नक्शे पर सिंथेटिक रबर फैक्ट्री के रूप में होती थी। एक ऐसी फैक्ट्री जिसने हजारों परिवारों का चूल्हा जलाया, लेकिन आज वहाँ सन्नाटा है, वीरानगी है और ढहती हुई दीवारें हैं। आज हम उसी फैक्ट्री के भीतर मौजूद हैं, जहाँ कभी मशीनों की गूंज हुआ करती थी। साल 1960, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना था भारत को औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। इसी सपने के तहत बरेली के फतेहगंज पश्चिमी इलाके में सिंथेटिक एंड केमिकल्स लिमिटेड की नींव रखी गई। मशहूर उद्योगपति किलाचंद देवचंद के सहयोग से शुरू हुई यह फैक्ट्री सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में सिंथेटिक रबर उत्पादन का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरी थी। रबर फैक्ट्री का यह वह वीरान एरिया है जहाँ कभी खुशियों की किलकारियाँ गूंजा करती थी। मशीन का शोर भी जीवन का एक तरंग की तरह महसूस हुआ करता था, लेकिन आज यह सिर्फ बिल्कुल शांत है। यहाँ किसी की आवाजाही नहीं है, बस कुछ रोते सिसकते हृदय हैं जो यहाँ पर अपने होने का एहसास कराते हैं। ये वो लोग हैं जो इस फैक्ट्री के उजड़ जाने के बाद किसी भी प्रकार से जीवन जी रहे हैं, इस उम्मीद में कि कम से कम उन्होंने जो श्रम किया, उन्होंने इस फैक्ट्री को बड़ा बनाने के लिए जो कार्य किया है, उसका मूल्य इनको मिल जाए, जिससे इनका अंतिम समय थोड़ा सा सहज हो जाए। आज हम सुनेंगे ऐसे लोगों की कहानी इस पॉडकास्ट में जिन्होंने इस फैक्ट्री को सींचा और तरक्की के नए आयाम दिए। इसके साथ ही वो कहानियाँ भी जानेंगे जिससे इस फैक्ट्री का पतन हुआ और ये फैक्ट्री आज खंडहर के रूप में परिवर्तित हो गई। इस फैक्ट्री के मालिक, जिनको सेठ जी कहा जाता था, ये उनका बंगला है अंदर से, और ये उसका बाहर का एरिया है जहाँ उनके गार्ड या दूसरे लोग रहते थे। ये वो कार है जो कभी इन लोगों के कार्य आती थी, इसके द्वारा जो मज़दूर हैं, श्रमिक वर्ग है, उनका निर्देशन किया जाता था। और ये वो बंगला जर्जर हालत में है जहाँ से इस पूरा फैक्ट्री का संचालन हुआ करता था लेकिन आज ये पूरी तरीके से जर्जर और शांत पड़ा हुआ अपनी बेबसी की कहानी रो रहा है। इस फैक्ट्री के स्टार्टिंग के पहले यहाँ इस सारी ज़मीन में खेती होती थी और उसके अलावा 1958 में इस ज़मीन को गवर्नमेंट ने किसानों से एक्वायर किया और उसके बाद में इस ज़मीन को हमारे फाउंडर चेयरमैन थे तुलसीदास किलाचंद जी, उनके लिए ये सारी ज़मीन दी गई कि आप इस ज़मीन में इस फैक्ट्री को लगाइए और यहाँ का विकास कराइए। उस समय जो यहाँ के सांसद हुआ करते थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सलाहकार भी हुआ करते थे, मिस्टर सतीश अग्रवाल। उनके सहयोग से इस फैक्ट्री का यहाँ पर प्रारंभ हुआ और 1962 में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। आफ्टर दैट ये फैक्ट्री जो थी दिन पर दिन तरक्की करती चली गई और सारे लोगों का विकास होता चला गया। इस एरिया में लोग शाम के टाइम पे निकलने से डरते थे, इतना अनसेफ एरिया था। और इस फैक्ट्री के बनने के बाद सारे यातायात के साधन और आने जाने की सुविधाएं सब बढ़ती चली गई। फिर लोग जो है किसी भी समय आए जाए, किसी को कोई डर नहीं था। और चलते चलते फैक्ट्री जो है 1999 के लगभग आकर इस फैक्ट्री को, उस समय भी इस फैक्ट्री का गोल्डन पीरियड था और हम लोग बरेली के लिए कम से कम 300 करोड़ रुपए पर मंथ टैक्स के रूप में देते थे।
और उससे हमारी बरेली का और आसपास के एरियाओं का विकास भी होता था। हमारे सेठी जी थे, उनकी प्लानिंगें भी अच्छी थी और वो करते भी रहते थे, सुरेश किलाचंद जी। लेकिन उसके बाद में उनके बेटे आए, उदय किलाचंद जी, उसके बाद में इस फैक्ट्री का ड्राइवेक शुरू हुआ। एक दौर था जब इस फैक्ट्री में करीब 4,000 से ज़्यादा मजदूर और अधिकारी 24 घंटे काम करते थे। यहाँ बनने वाला रबर देश के टायर उद्योगों और रक्षा क्षेत्र की ज़रूरतों को पूरा करता था। बरेली की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली इस फैक्ट्री के आसपास पूरा एक शहर बस गया था। अस्पताल, स्कूल, क्लब, खेल के मैदान, सब कुछ जीवंत था। यहाँ फैक्ट्री में घूमते हुए हम लोग अंदर एक जगह आई जहाँ पर यहाँ का स्कूल मिला। एक समय ऐसा था जब इस स्कूल में एडमिशन के लिए शहर के बच्चे तरसते थे। ये भव्यता इस स्कूल की हुआ करती थी, जिसको यहाँ के जो ऑनर थे उन्होंने अपने पिताजी तुलसीदास और कैलाश चंद जी के याद में बनवाया था, मेमोरियल उसमें बनवाया था। और बड़ा ही भव्य हुआ करता था ये स्कूल। लेकिन आज, हालांकि ये स्कूल आज भी चल रहा है, आज भी रनिंग में है, लेकिन आज यहाँ की स्थितियाँ जो हैं वो बिल्कुल अलग है। लालाराम है और मैं यहाँ का परमानेंट एम्प्लॉई, जिसका नंबर 2487 है। तो हमारे नज़दीकी कॉलोनी तुलसी विहार में आपका सेठ तुलसीदास किलाचंद इंटर कॉलेज था। ये बहुत ही अच्छी इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम दोनों तरह का स्कूल रहा। बड़े अच्छे अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छी पढ़ाई थी। और दूसरी विशेषता इस कॉलेज की ये रही कि इसमें लैब बहुत ही बढ़िया बनी हुई थी और मजदूरों को इसमें एडमिशन के टाइम में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। तो आज जो है ये स्कूल गवर्नमेंट एड पे आ गया और उसके बाद इसका जो मैनेजमेंट जो भी था वो भी ढीलापन हो गया। फैक्ट्री बंद होने से स्कूल की प्रबंधक महोदय के द्वारा कमी आ गई और बच्चे भी कम हो गए। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और 90 के दशक में इस फैक्ट्री पर ग्रहण लग गया। वजह थी एल्कोहल, एथिलिक एल्कोहल पर मिलने वाली रियायतों का खत्म होना, कच्चा माल महंगा होना और प्रबंधन व सरकार के बीच टैक्स को लेकर बढ़ता विवाद। साल 1998 आते आते विवाद इतना गहरा गया कि फैक्ट्री में तालाबंदी की नौबत आ गई। 15 जुलाई 1999 को आधिकारिक तौर पर इस फैक्ट्री के गेट हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। पिछले वर्षों में हमारे संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था, तो उसमें इंटरनेशनल मार्केट के द्वारा मतलब सभी देशों की आदान प्रदान शुरू हो गया था। इसमें एक सरकार का समझौता हुआ था। जैसे इसको डिवाइड किया था ISI 9001, 9002, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया था। तो इसी के अंतर्गत हमारे रॉ मटेरियल की सिंथेटिक फैक्ट्री भी आ गई। तो इसका जो नेचुरल रबड़ बनती थी विदेशों में, उसकी लाइफ ज़्यादा थी। यहाँ सिंथेटिक केमिकल के द्वारा रबड़ बनती थी, ये कॉस्टली पड़ती थी, इसलिए इसके लिए खर्चा ज़्यादा आ रहा था। तब भी ये फैक्ट्री प्रॉफिट में जा रही थी। लेकिन इस तरीके से ये बंद की गई, इस पोजीशन को हमारी नॉलेज में ये नहीं है कि किस तरीके से इन्होंने शेयर होल्डरों के द्वारा गड़बड़ किया या क्या किया, ये मजदूरों की समझ में नहीं आई। फिर यहाँ के MD लोगों ने यूनियनों का काफ़ी 7 यूनियन इस फैक्ट्री में बना दी। उन्होंने पहले से इनके जो जनरल मैनेजर हमसे बार बार कहते थे कि सेठ लोगों की नीति सही नहीं है, भाइयों ये फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी। तो इस तरीके से ये षड्यंत्र पहले से ही रचा गया था और रचने के बाद इन्होंने यूनियन से मिलकर के और हमारे विधायक और सांसद के द्वारा इस फैक्ट्री को बंद करा दिया गया। बंद कराने के बाद मजदूर को सार्वजनिक अवकाश मिलने के बाद हम लोगों के लिए 27 साल बीत गए। लेकिन जो स्थानीय नेता जैसे सांसद, विधायक, इनसे हमने गुहार करी, लेकिन इन्होंने हमारी कोई भी बात सुन के नहीं दी। दूसरा, इसको उन्होंने केस बॉम्बे हाई कोर्ट में डाला गया, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस बेचाराधीन है। अभी इतने साल होने के बाद इस फैक्ट्री का मालिकाना हक अभी घोषित नहीं हो पा रहा है। इसकी हमें राजनीति हम लोगों की समझ में नहीं आ रही है, क्या पेचीदा मामला है। अब ना होने से हम लोग सफर हो रहे हैं और हम एजेड हो चुके हैं और हमारे बच्चों का भविष्य पूरा ब्लॉक ख़त्म हो गया। रबर फैक्ट्री एरिया में जो कॉलोनी हुआ करती थी, उसका ये सिविल ऑफिस है, जो इतना भव्य हुआ करता था, जहाँ पर ये इतना बड़ा हॉल है, देखिए स्टेडियम जैसा था ये। यहाँ पर एक स्टेज भी दिख रहा है। ये यहाँ पे सांस्कृतिक और पारिवारिक हो सकता है कार्यक्रम हुआ करते हों।
यहाँ पे लोग नृत्य किया करते हों, यहाँ पर सांस्कृतिक संध्याएँ हुआ करती थी। लेकिन अभी जो है पूरी तरीके से ये जर्जर पड़ा हुआ है, टीन टूट गई है। ये देखिए कमरे हुआ करते थे अंदर तक, यहाँ अंदर जाना तो सेफ़ नहीं होगा। और इस साइड में देखिए बरामदे हुआ करते थे यहाँ के, ये देखिए ऐसे। तो क्या ही भव्यता रही होगी इन सारी चीज़ों की। सर 1995 के आसपास में यहाँ फाउंडर चेयरमैन उनकी तीसरी पीढ़ी मतलब उदय किलाचंद जी यहाँ के एमडी बनकर आए और उसके बाद में इस फैक्ट्री का हिरास शुरू हो गया और धीरे धीरे ये फैक्ट्री बंदी के कगार पर पहुँच गई और 15 जुलाई 1999 को मध्य रात्रि में चलती हुई फैक्ट्री को सोची समझी साजिश के अंतर्गत बंद कर दिया गया और हम सभी श्रमिकों को न्यूज़पेपर के द्वारा पता चला कि हम लोगों को सभी को सवैतनिक अवकाश पर भेजा गया है, जिसको बरेली डीएलसी महोदय ने भी कंफर्म किया है कि ये सारे श्रमिक सवैतनिक अवकाश पर हैं। और वो उसके बाद में फिर ये फैक्ट्री का नेता लोगों ने मतलब किसी का नाम देना उचित नहीं है, बट नेताओं ने इस फैक्ट्री को और यहाँ के श्रमिकों को गुमराह कर के आज 27 सालें निकाल दी और इस 27 साल के अंतराल में कम से कम फैक्ट्री के 650 कर्मचारी जो हैं मतलब दिवंगत हो चुके हैं और उनकी विधवाएं आज किस तरह से अपना जीवन यापन कर रही हैं या तो वो स्वयं जानती हैं या उनका ऊपर वाला रखवाला है वो जानता है। उसके बाद में हम लोगों का जो भविष्य स्वर्णिम काल कहलाया जाता था वो आज हम लोगों के लिए इतनी स्थिति खराब हो गई है कि हम लोग अपनी किसी भी तरह से दैनिक चर्या को चलाने में असमर्थ हैं। अब सारे लोग जो फैक्ट्री के ज़्यादातर 85% से ज़्यादा लोग सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आ गए हैं। जो लोग अभी कोई भी काम नहीं कर सकते या फिर बीमारी की वजह से प्राकृतिक आपदाओं की वजह से उन लोगों का कोई शारीरिक मतलब जो अंग का नुकसान हो गया है, कोई आँख खराब हो गया, किसी का पैर खराब हो गया है, किसी का हाथ खराब हो गया है, वो सारे मतलब पैसे की कमी और प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण वो लोग इस स्थिति में हैं कि पता नहीं उनका कब के समय क्या हो जाए, ऊपर वाला ही मालिक है। सालों तक कोर्ट में केस चला, जमीन को लेकर विवाद आज भी जारी है। कभी 1300 से अधिक एकड़ में फैली इस बेशकीमती जमीन पर अब भूमाफियाओं और चोरों की नजरें हैं, जो यहाँ का लोहा और कीमती सामान चुरा ले गए हैं। आज यह जगह किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसी नजर आती है। सर अभी इस समय जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो जब फैक्ट्री बंद हो गई थी उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल ही सेफ्टी वगैरह का कोई अरेंजमेंट नहीं था, सिक्योरिटी नहीं थी, तब ये लोग आके अपने यहाँ बस गए बाहर से आके और ज़्यादातर इनमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनका ट्रांसफ़र हो गया इवन देन उनकी फैमिली अभी भी यहाँ पर रह रहे हैं। लेफ्ट साइड में जो बेंगलोज हैं इसमें दोनों साइड में बेंगलोज हैं और इसमें कम से कम 15 बेंगलोज होंगे जिसमें सारे सुपरिटेंडेंट लेवल के लोग या डीजीएम लेवल के लोग रहा करते थे और ये बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन की जाती थी। यहाँ पे फुलवाड़ी वगैरह सब बहुत ही मतलब जो है स्टैंडर्ड लेवल की डेकोरेशन हुआ करते थे। अभी यहाँ कौन रह रहा है? अभी तो यहाँ पर सब इलीगल लोग रह रहे हैं अच्छा, जी। ये अलॉट नहीं है किसी को नहीं जिसने कब्जा अलॉटमेंट किया? तो इसी अलॉटमेंट तो किसी का मतलब ही नहीं है, जिन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया वो लोग रह रहे हैं। ये अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांग रहे हैं। जो इनका पैसा बनता है वो सरकार को देना चाहिए और इसको लेके जो भी हम लोग से मेहनत हो सकती होगी, जो प्रयास हो सकता है वो हम करेंगे। और इसको लेके हम लोग का स्पष्ट ये मत है कि इन सब लोगों का अधिकार मिले, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने बरेली को कहीं ना कहीं सजाया था। एक समय था जब रबर फैक्ट्री ही बरेली की पहचान हुआ करती थी, मगर उस वक्त केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार जी थे, उन्हें प्रयास करना चाहिए था कि ये फैक्ट्री ना जाए, मगर ये फैक्ट्री बंद हुई। उनके अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, नहीं लड़ी गई। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे लगातार 50 साल से सांसद और विधायक हैं, वो लोग कहीं ना कहीं फेलियर हैं। मेरा मानना यह है कि इन सब लोगों के अधिकार मिलना चाहिए। सांसद नीरज मौर्य जी ने लोकसभा में प्रश्न भी लगाया था और उसका हम लोग आगे भी परस्यू करेंगे। दिल्ली में एक अधिकारी ऐसा बात करेंगे, कोई अपॉइंट हो जाए जो इनको असली पोजीशन बताता रहे, क्योंकि लोग गुमराह भी हैं। सच्चाई सामने आनी चाहिए, लोगों का पैसा उनको मिलना चाहिए। लोग दुख दर्द में है, किसी का पति एक्सपायर हो गया, किसी की बेटी की शादी होनी है, बहुत दुख दर्द में है लोग। मैं सिर्फ यही निवेदन करूंगा बरेली वासियों से कि सब लोग आगे आए, इनकी मदद करें, सब लोग एकजुट होकर इनके साथ खड़े हों। बरेली की यह सिंथेटिक रबर फैक्ट्री इस बात का जिंदा सबूत है कि कैसे नीतियां, विवाद और लापरवाही मिलकर एक औद्योगिक साम्राज्य को मिट्टी में मिला सकते हैं। इन दोनों बुजुर्गों की आंखों में जो आंसू और यादें हैं वो सिर्फ एक नौकरी जाने का दुख नहीं है, बल्कि एक जीते जागते इतिहास को अपनी आंखों के सामने दफन होते देखने का दर्द है। देखना यह होगा कि क्या कभी इस जमीन का जीर्णोद्धार होगा
या यह इतिहास ऐसे ही खंडहरों के नीचे हमेशा के लिए दफन रहेगा।